तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से सूंघते अनमने जंगल झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे घास चुप है कास चुप है मूक साल पलाश चुप है बन सको तो धंसो इनमें धंस न पाती हवा जन्मे। उपयुक्त का पंक्तियों का आशय है, तो आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों का आशय क्या है। ए कर जंगल घना और भयावह है। बी कर जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। सी कह रहा है यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। और डी कह रहा है कि यह जंगल केवल योगी और यतियों के लिए उपयुक्त है। तो आपको ये बताना है कि इस काव्य पंक्ति का आशय क्या होगा। जंगल घना और भयावह है। जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। और डी कह रहा है कि यह जंगल केवल योगी यतियों के लिए उपयुक्त है। तो बच्चों, इसका आशय हो जाएगा कि हाँ, जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है, अर्थात विकल्प सी जो है वो पहले का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहे कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण के मृद किरणें थीं, अगल बगल सौंडाब शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। यह पंक्ति चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य में कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। ए कह रहा जीवानुभव, जीवनानुभव। बी कह रहा समाज बोध। सी कह रहा कवि प्रसिद्धि और डी कह रहा अपवाद। तो आपको ये बताना है कि नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है। चकवा चकई के संबंध में नागार्जुन का यह जो विचार है इसको साहित्य जगत में क्या कहते हैं। जीवनानुभव कहते हैं, समाज बोध कहते हैं, कवि प्रसिद्धि कहते हैं या अपवाद है। तो बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों, इसे कहा जाता है कवि प्रसिद्धि, अर्थात विकल्प सी जो है दूसरे का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है। तो आपको ये बताना है कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है। ए कह रहा लोकायतन, बी आत्मजयी, सी कह रहा संशय की एक रात और डी कह रहा कनुप्रिया। तो आपको ये बताना है कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है। लोकायतन, आत्मजयी, संशय की एक रात और कनुप्रिया। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा डी कनुप्रिया। तो डी विकल्प सही हो जाएगा तीसरे का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता वो कहकर संबोधित करता है। तो आपको ये बताना है कि अंधेरे कविता में जो काव्यवाचक है किसे पिता पिता वो कह करके संबोधित करता है। ए कह रहा तालस्ताई, बी कह रहा गांधी जी, सी कह रहा सिरफिरा पागल और डी कह रहा तिलक। तो आपको ये बताना है कि किसे जो है वो पिता पिता वो कह करके संबोधित करता है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो चौथे का विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सारनौर पांचवें में कह रहा है कि खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि ये सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है। तो आपको ये बताना है कि जो मत है यह शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के संबंध में कहा है। ए कह रहा है साकेत, बी कह रहा है सांध्याटन, सी कह रहा है कामायनी और डी कह रहा है प्रिय प्रवास। तो आपको ये बताना है कि यह मत जो है शुक्ल जी का किस ग्रंथ के संदर्भ में है। तो बच्चों, यह जो मत है वो प्रिय प्रवास के संदर्भ में है। तो विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अब सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है।
तो आपको ये बताना है कि धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है। विकल्प ए कह रहा है 4, विकल्प बी कह रहा है 5, विकल्प सी कह रहा है 2 और विकल्प डी कह रहा है 3। तो आपको बताना है कि रोटी और संसद कविता में धूमिल ने कितने आदमियों का जिक्र किया है। तो बच्चों, इसमें जिक्र जो किया है वो 3 आदमियों का जिक्र किया है। कितने आदमियों का? 3। तो विकल्प डी जो है छठवें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। कर जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहीं, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उनके उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है बच्चन सिंह का किस कवि के संदर्भ में कहा गया है। ए कह रहा है मुक्तिबोध, बी कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल, सी कह रहा है त्रिलोचन और डी कह रहा है नागार्जुन। तो आपको ये बताना है कि बच्चन सिंह का है विचार किस कवि के संदर्भ में है। मुक्तिबोध के, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या नागार्जुन। तो बच्चों, ये कथन जो है वो नागार्जुन के संदर्भ में है। विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 7वें का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांचन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रभ विचरते हैं। आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों में किसका वर्णन है। तो आपको ये बताना है कि उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। ए कह रहा है साकेत में चित्रकूट का, बी कह रहा है असाध वीणा में वन प्रांतर का, सी कह रहा है रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का और डी कह रहा है कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों में जो है किसका वर्णन किया गया है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में जो है रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का जिक्र किया गया है। तो विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें 9वें की। 9वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो आपको ये बताना है कि किस कवि का संबंध जो है वो नवगीत विधा से नहीं है। ए कह रहा है कुमार रविंद्र, बी कह रहा है गिरिधर राठी, सी कह रहा है वीरेंद्र मिश्र और डी कह रहा है कि माहेश्वर तिवारी। तो आपको ये बताना है कि किस कवि का संबंध जो है वो नवगीत विधा से नहीं है। कुमार रविंद्र, गिरिधर राठी, वीरेंद्र मिश्र या माहेश्वर तिवारी। तो बच्चों, नवगीत विधा का संबंध जो है वो गिरिधर राठी का इसमें से नहीं है। तो विकल्प बी जो है 9वें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। 10 में कह रहा है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों? यह गीत पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि गीत गीत पंक्ति जो है प्रसाद की किस रचना से है। चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी या स्कंदगुप्त से। तो आपको ये बताना है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। क्या होगा? विकल्प ए जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। तो 10वें का विकल्प कौन सा होगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12 की, सॉरी 11 की। 12 की नहीं, 11 की बात करते हैं। सवाल नंबर किसकी बात करते हैं? 11 की बात करते हैं। कर यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है। ए करे गजानन माधव मुक्तिबोध, बी करे आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, सी करे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी करे जयशंकर प्रसाद। तो आपको ये बताना है कि यह जो है विचार है कामायनी के संदर्भ में किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों, यह विचार जो है जयशंकर प्रसाद का है। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। तो 11 का उत्तर डी करेक्ट हो गया। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि काव्य गुणों की एक विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान है जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया करता है, बल्कि उस अकृत्रिम वनभूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में ही घुल मिल गया है। यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक का है। ए कह रहे रामविलास शर्मा, बी कह रहे रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहे राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। तो बच्चों, यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प सी जो है वो 12 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि भ्रमर गीत से आशय है। तो आपको भ्रमर गीत का मतलब बताना है।
ए कह रहा है भ्रम में पड़े हुए उदय को ज्ञान देने के लिए रचे गए गीत। बी कह रहा है भ्रमर की विशेषता बताने वाले गीत। सी कह रहा है भ्रमित गोपिकाओं के लिए सगुण ब्रह्मा की उपासना के गीत। और डी कह रहा है भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत। तो आपको ये बताना है कि भ्रमर गीत से आशय इनमें से क्या होगा। तो बच्चों, भ्रमर गीत का आशय वाला विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत लिखे गए हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु माना है। तो आपको ये बताना है कि ईश्वरीय उन्माद को किसने जो है काव्य हेतु माना है। ए कह रहा है अरस्तु ने, बी कह रहा है क्रोचे ने, सी कह रहा है प्लेटो ने और डी कह रहा है फ्रायड ने। तो आपको ये बताना है कि ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु किसने माना है। तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों सी हो जाएगा, प्लेटो ने माना है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहे कि वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की प्रेरणा है। यह सिद्धांत इनमें से किस विचारक का है? तो आपको बताना है कि सिद्धांत जो है किस विचारक का है। वर्ड्सवर्थ का, हीगल का, एडलर का या फ्रायड का। तो 15 का उत्तर आपको बताना है कि 15 का उत्तर क्या होगा। वर्ड्सवर्थ होगा, हीगल होगा, एडलर होगा या फ्रायड होगा। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा, फ्रायड का विचार है। किसका विचार है? फ्रायड का है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। करण में से किस विचारक ने अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को काव्य हेतु माना है? तो आपको बताना है कि किस विचारक ने अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को ही काव्य हेतु माना है। ए कह रहा है एडलर, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी कह रहा है लंजाइनस। तो आपको बताना है कि यह जो है काव्य हेतु अहम की स्थापना किसके द्वारा माना गया है। एडलर के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा या लंजाइनस के द्वारा। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडलर, अर्थात विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का ए सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। खैर जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है पंक्ति के माध्यम से। जो अपूर्ण कला है उसी की पूर्ति है पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरणगुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया है। तो आपको ये बताना है कि जो अपूर्ण कला है उसी की पूर्ति है पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरणगुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया है। ए कह रहा है होरेस के नवशास्त्रीयतावाद का, बी कह रहा है एडलर का क्षतिपूर्ति सिद्धांत, सी कह रहा है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद और डी कह रहा है रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। तो 17 का उत्तर आपको बताना है कि जो पूर्ण कला है उसी की पूर्ति है के माध्यम से मैथिली शरणगुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया है। होरेस के नवशास्त्रीयतावाद का, एडलर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत का, क्रोचे के विवेचनावाद का या रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत का। जो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा एडलर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत का, अर्थात विकल्प बी 17 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18। खरक काव्य प्रायोजन का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो आपको ये बताना है कि काव्य प्रायोजन का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। ए कर भामहकृत काव्य अलंकार में, बी कर दंडीकृत काव्य दर्श में, सी कर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में और डी कर राजशेखर के काव्य मीमांसा में। तो आपको ये बताना है कि काव्य प्रायोजन का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। करा महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखाचित्र किसमें प्रस्तुत किए हैं। तो आपको ये बताना है कि महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखाचित्र किसमें प्रस्तुत किए हैं। ए कर अतीत के चलचित्र, बी कर पथ के साथी, सी कर स्मृति की रेखाएं और डी कर मेरा परिवार। तो आपको बताना है कि महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखाचित्र किसमें प्रस्तुत किए हैं। अतीत के चलचित्र में, पथ के साथी में, स्मृति की रेखाएं या मेरा परिवार। तो बच्चों, 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पथ के साथी। तो विकल्प बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों, आज का अंतिम सवाल नंबर 20वां। कह रहा महादेव वर्मा कृत स्मारिका में पुनर्स्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया गया है। तो आपको ये बताना है कि महादेवी कृत स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया गया है। ए कर जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी गांधी जी और डी कर पुरुषोत्तम दास अग्रवाल। तो आपको ये बताना है कि महादेव वर्मा कृत स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया गया है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, गांधी जी। तो विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।